उत्तराखंड में अब परिसीमन का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि पहाड़ की विधानसभाएं क्षेत्रफल के लिहाज से काफी बड़ी होती हैं, जबकि मैदानी विधानसभा सीटें इसके मुकाबले बहुत छोटी होती हैं। ऐसे में आगामी परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए। दूसरी तरफ राज्य आंदोलनकारी नेता और भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पहाड़ और मैदान के लिए अलग अलग मानक बनाए जाने पर जोर दिया। उत्तराखंड में परिसीमन का मुद्दा अब जोर पकड़ रहा है। इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का बयान भी आया इस पर सामने और उन्होंने कहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए परिसीमन। एक ये था, दूसरा मैंने परिसीमन पर भी मैं बार बार बोलती हूँ। परिसीमन हम लोगों को इस बार सोच समझ के क्षेत्रफल पे करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है बहुत बड़ी हो जा रही हैं और एक विधायक को उनमें घूमना फिरना बहुत कठिन हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि हम सभी को मिलकर इस बार ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम परिसीमन को क्षेत्रफल, पॉपुलेशन से ना करके क्षेत्रफल पर करें। एक और समस्या, मैं अभी लौट रही थी जब भराड़ी सैन से, जखोली गांव में आपने सुना होगा एक बहन को बाघ ने मारा है और वो खेत में ही हुआ है। तो मैं वन मंत्री जी से भी मिलूंगी और हमें प्रयास करना चाहिए। आप लोगों ने देखा भी होगा, माननीय विधायक हमारे लैंसीडाउन के रावत साहब, उन्होंने इस पर एक चर्चा भी करी थी और बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। वो किन्हीं कारणों से और कारणों की वजह से बहुत आ नहीं पाई, लेकिन बहुत बढ़िया चर्चा हुई है। और मैं निवेदन भी करना चाहूँगी वन मंत्री से, पहाड़ को देखते हुए कुछ पॉलिसी में चेंजेस हमारे होने चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे जम्मू कश्मीर में, अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में है, नॉर्थ इंडिया में, तो हमारे मानक पहाड़ों के लिए अलग होने चाहिए। जनसंख्या भी आधारित हो तो भौगोलिक स्थिति भी आधारित हो। तो इसके लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए और हमारा प्रयास होगा कि विधानसभा के माध्यम से एक संकल्प केंद्र को जाए कि उत्तराखंड को भी अन्य जो नॉर्थ स्टेट्स हैं उनके तरह ही जनसंख्या के मानकों में छूट मिले और भौगोलिक स्थिति को उसमें इंक्लूड किया जाए, उसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि पहाड़ों की विधानसभाएं कम ना हो और शहर में बढ़ती हो तो बढ़े, उसमें कोई किसी का आपत्ति नहीं है, लेकिन पहाड़ की विधानसभाओं को कम होने से बचाने का हमको प्रयास करना चाहिए। और मेरे साथ इस खबर पर देहरादून से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर रहे हैं यहाँ ज्यादा जानकारी के लिए। राव शफात, उत्तराखंड में राजनीतिक बयानबाजी अक्सर होती है, अब नया मुद्दा परिसीमन का जोर पकड़ने लगा है यहाँ पर, इस पर बयानबाजियों का दौर जारी है। जान सकते हैं आसान जुबान में राव शफात, अपने दर्शकों को क्या हम समझा सकते हैं कि परिसीमन को लेकर आखिर किस किस्म की कशमकश बनी हुई है, किस तरह से बयानबाजी हो रही है, क्या कहना है परिसीमन पर अलग अलग राजनीतिक दलों का, राजनीतिक लोगों का? देखिए, परिसीमन का मुद्दा हालांकि कोई नया मुद्दा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी हालिया एक नया विवाद हुआ है पहाड़ और मैदान को लेकर के, सदन में सबने देखा कि किस तरह एक जो बयान है वो विवादित बयान बन गया और उसके बाद कुछ जनभावनाओं से जोड़ करके इसको देखा गया कि जनभावनाओं को ठेस पहुंची है। इस पर जिनके ऊपर आरोप लगे थे, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, संसदीय मंत्री, उन्होंने अपनी सफाई भी दी। लेकिन अब ये मुद्दा दोबारा से गरमा रहा है कि परिसीमन होना चाहिए उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड में हाल फिलहाल अगर बात करें तो 70 विधानसभा सीटें हैं और जब 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, उत्तराखंड का निर्माण हुआ, तो उस वक्त विधानसभा और विधान परिषद की 30 सीटें थी। लेकिन 2002 में परिसीमन के बाद पहले चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उस वक्त 70 सीटों में बांटा गया, तो 40 जो सीट थी वो पर्वतीय इलाकों में और 30 मैदानी इलाकों में आई थी। उसके बाद 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव चलता रहा। लेकिन अब ये मुद्दा इसलिए दोबारा से गरमा रहा है क्योंकि सदन की जो बहस है, पहाड़ और मैदान की जो बहस है, उसको लेकर के जो चर्चाएं हैं, सियासी चर्चाएं हैं, जो रितु खंडूरी हैं, देखिए विधानसभा अध्यक्ष है और कोटद्वार से विधायक भी हैं बीजेपी की, तो वो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि परिसीमन होना चाहिए, लेकिन उनका एक मुख्य जो बात है वो है कि क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए। और गौरतलब ये है, खास बात यह है कि जब परिसीमन होता है तो वो जनसंख्या के आधार पर होता है। हालांकि इसमें दो राय नहीं कि उत्तराखंड में कुछ जो विधानसभा है उनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। मसलन अगर नरेंद्र नगर की बात करें तो बहुत लंबाई में ज्यादा एक क्षेत्रफल है,
और बड़ी सीट बैठती है, लेकिन जो जनसंख्या है वो कम है। तो जो वोटर्स है, पॉपुलेशन है वो कम है। और जो मैदानी इलाके हैं उनका क्षेत्रफल कम है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है। जी। लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटिंग पर एक विधानसभा, 1,10,000, 1,20,000। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें 85,000, 90,000 के करीब है और अब ये पॉपुलेशन बढ़ती भी जा रही है। तो अब ये मुद्दा उठ रहा है कि अब परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए। और अगर परिसीमन होता है तो जाहिर सी बात है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी। हालांकि जो परिसीमन आयोग है इस पर उसको एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। इसको लेकर के 2024 में भी एक ज्ञापन सौंपा गया था और प्रधानमंत्री को भी एक ज्ञापन सौंपा गया था कि परिसीमन होना चाहिए। उधर जो विनोद चमोली है, भाजपा के विधायक हैं, जी। उनका मानना है कि मानकों के आधार पर मैदानी मानक अलग होने चाहिए और पर्वतीय मानक अलग होने चाहिए। जी। उन्होंने दूसरे राज्यों का एक उदाहरण भी दिया हाँ। कि इस तरह से परिसीमन होना चाहिए। लेकिन अब देखिए ये बड़ा मुद्दा है परिसीमन, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर होता है और अभी जो जनगणना है जनगणना के आधार पर होता है। जनगणना अभी नहीं है, तो उस आधार को माना जाएगा या क्षेत्रफल को माना जाएगा? जो परिसीमन आयोग है वो क्या फैसला लेगा? राज्य की ओर से क्या बयान आएंगे? इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? केंद्र क्या अपनी प्रतिक्रिया देगा? तो एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो ये मुद्दा एक बार फिर से गरमा रहा है। तो क्या होने जा रहा है परिसीमन उत्तराखंड में? राव शफात, क्या डिलिमिटेशन को लेकर ये चर्चाएं इसीलिए जोर पकड़ रही कि आइंदा आने वाले दिनों में डिलिमिटेशन होगा उत्तराखंड के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का? देखिए उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरह की सियासी चर्चाएं हैं, सियासी मांग है और अब बड़े पैमाने पर इस पर चर्चा होने लगी है, तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में परिसीमन हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया कि ये परिसीमन किस आधार पर होगा? क्या जनगणना के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर होगा या फिर वाकई में क्षेत्रफल को आधार माना जाएगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये उत्तराखंड के लिए एक नई बात भी हो सकती है कि अगर क्षेत्रफल को आधार माना जाए, उसके साथ परिसीमन किया जाए तो एक नया मुद्दा होगा चर्चा का उत्तराखंड में। लेकिन अब जिस तरह से मांग उठ रही है लगातार कि उत्तराखंड में जो स्टेट्स हैं वो किस तरह से उनका बंटवारा होना चाहिए, हालांकि ये तमाम जो भी बेस है इसका जो विवाद है वो पहाड़ और मैदान को लेकर के ही है। जी। और क्योंकि पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां पर जो क्षेत्रफल ज्यादा पड़ता है लेकिन पॉपुलेशन तो कम है वहां पर, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में क्षेत्रफल के हिसाब से जो परिसीमन है वो हो। तो अगर ऐसा होता है तो जो पर्वतीय क्षेत्र है, वो कुमाऊं मंडल हो या गढ़वाल मंडल से जुड़े हुए पर्वतीय क्षेत्र हो, तो वहां जो सीट है वो बढ़ सकती है। और जो मैदानी इलाके हैं उनके लिए मानक क्या होंगे? क्या वहां की सीट घटेंगी या फिर वहां की सीट भी बढ़ सकती है? तो इसका थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि कोई बहुत आसान मुद्दा नहीं है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। परिसीमन आयोग इसमें रिपोर्ट देगा, इसमें तमाम जितने भी दल हैं उनकी राय शुमारी होगी, तो ये बहुत आसान तो नजर नहीं आता, काफी चुनौतीपूर्ण ये नजर आता है। राव शफात, आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें कुछ वक्त हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ जयसिंह रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं जरा इस मुद्दे को। रावत साहब, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, मिल रही है। नमस्कार। राव साहब, हम बात कर रहे हैं डिलिमिटेशन के मुद्दे पर। उत्तराखंड में अब परिसीमन के मुद्दे को लेकर कुछ बयानबाजियां हो रही हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि परिसीमन जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से और आबादी के हिसाब से अलग अलग मानकों पे होना चाहिए। आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज है उत्तराखंड के लिए डिलिमिटेशन का मुद्दा और क्या इसको आसानी से हल किया जाना मुमकिन है? हाँ, ये उत्तराखंड ही नहीं, बाकी जितने हिमालयी राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, उनके लिए ही गंभीर समस्या है, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पर विरल होती है, क्षेत्र बड़ा होता है, विकास की जरूरतें ज्यादा होती है। यहाँ पर लोगों को राजनीतिक जो शक्ति है, प्रतिनिधित्व तो ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन जनसंख्या के कारण ये घटता जा रहा है। जब 2002 में नया परिसीमन आयोग आया था और ये क्या कहते हैं, जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन जो आया था डिलिमिटेशन का, उस समय भी बात उठी थी कि भाई जो जनसंख्या जिनकी बढ़ गई है, जिन्होंने परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रित नहीं की, उनको ज्यादा सीटें मिल रही है, उन राज्यों को ज्यादा मिल रही। जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया उनको उनकी सीटें कम हो रही हैं। और यही बात पहाड़ की भी थी। हमारे यहाँ उत्तराखंड में 2001 में फर्स्ट डिलिमिटेशन हुआ, फिर 2002 में जो डिलिमिटेशन कमीशन बना उस हिसाब से 2007-8 में उसकी रिपोर्ट आई और 2012 के जो चुनाव हुए जी,
उसमें उत्तराखंड की 6 सीटें घट गई, क्योंकि वो 2001 की जनगणना के हिसाब से हुआ था। और अब अगर 2021 में जनगणना होनी थी, वो हुई नहीं। लेकिन जो जनगणना अभी होगी उसके हिसाब से तो कम से कम और 7-8 सीटें और लगता है पहाड़ की सीटें घट जाएंगी। तो जो ये हिमालयी राज्य था, जिस चीज के लोगों ने ये नए राज्य की लड़ाई लड़ी थी, उसका तो जी सारा मकसद ही फेल हो जाएगा। क्योंकि और हो जाएंगे पहाड़ों में लोग। वैसे पलायन हो रहा, नेता पलायन कर गए हैं, एमएलए जो थे पलायन करके यहाँ मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, एमपी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। अब पहाड़ की बात करेगा कौन? तो ये गंभीर समस्या है इसकी डिलिमिटेशन की। और ये केवल नहीं उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि समस्त जो पहाड़ी राज्य रावत साहब, इस वक्त हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो हेड राव शफात अली भी मेरे साथ बने हुए हैं इसी लाइव सेशन में। मैं चाहूंगी राव साहब कि आप रावत जी से बात करें, इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करें। ओवर टू यू जी। नमस्कार। और क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि कुलदीप सिंह जो कमीशन था, तो 2012 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो क्या उसी को आधार मान करके हुए थे? हाँ, उसी को आधार मान के। देखो, उत्तराखंड में पहली बार, देश में पहली बार 2 साल के अंदर डिलिमिटेशन हो गया। आप ये समझो, 2001 की जनगणना के हिसाब से हुए, तो 2002 में वो चुनाव हुए, जो पहला चुनाव उत्तराखंड का था। और उसके बाद तत्काल बाद जो दूसरा कमीशन बैठा, उसने अपनी रिपोर्ट दी 2006 में दी था, 6 में 8 में दी। और उसी के आधार पर 2012 के चुनाव हुए, तो 6 सीटें उत्तराखंड की घट गई थी। तो पहली बार यह हुआ कि भाई इतनी जल्दी, जैसे 20 साल में डिलिमिटेशन होता है, और उत्तराखंड में 10 क्या कहते हैं 2 साल के अंदर डिलिमिटेशन हुआ। तो पार्लियामेंट में इसमें बहस हुई, काफी हुई। और यहाँ से बच्ची सिंह रावत ने भी बोला, और लोगों ने भी बोला भाई कि जैसे आपने साउथ है, नॉर्थ ईस्ट के छोड़ दिया, उत्तराखंड को भी छोड़ो। उसके लिए यहाँ जनसंख्या हिसाब से नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से आप क्या कहते हैं उसका डिलिमिटेशन करिए। जैसे जम्मू कश्मीर में यही हुआ, वहाँ भी कश्मीर की सीटें घटानी थी सरकार को, इसलिए वहाँ जनसंख्या के आधार पर कर दी, जबकि वो पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी क्षेत्र है। फिर इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया था जब जी। लेकिन रावत सर, अब जो परिसीमन की मांग उठी है, इसके पीछे क्या आप मान रहे हैं? क्या जो नया विवाद अभी सदन में आपने देखा, सबने देखा, उसको आधार बनाया जा रहा है, जो परिसीमन की दोबारा से एक बार फिर चर्चा है? आप जानते हैं, सारे जो पहाड़ से लोग खिसक गए हैं, मैदानों में आ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। और जो पहाड़ की जो समस्या है, जब वहां का अब नेता देखो ना, सारे बड़े बड़े नेता पहाड़ से नीचे उतर आए। रावत साहब, आपका बेहद शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। रावत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस वक्त हनी पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हनी जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मुमताज जी, बताएं। अब हम बात कर रहे हैं डिलिमिटेशन पर अब, और इसको लेकर राय भी अलग अलग है, प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग है। क्षेत्रफल के आधार पर या आबादी के आधार पर डिलिमिटेशन होना चाहिए उत्तराखंड में, इसको लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही है। आपको क्या लगता है, इस तरह से मसला हल होगा? किस बुनियाद पर असल में डिलिमिटेशन होना चाहिए जो सबके साथ मुकम्मल इंसाफ कर पाए? मैं आपका सवाल नहीं समझ पाई, कृपया दोबारा दोहराएंगे। हनी पाठक जी, हम परिसीमन पर, डिलिमिटेशन पर बात कर रहे हैं। परिसीमन पर, विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर चर्चाएं हैं कि उत्तराखंड में डिलिमिटेशन होगा और नए सिरे से विधानसभाओं का गठन होगा। तो क्षेत्रफल के आधार पर हो या आबादी के आधार पर हो, इसको लेकर भी बहुत वेरिएशंस हैं लोगों के सोच विचार में। आपको क्या लगता है कि देखिए हमारे विधायक श्री विनोद चमोली जी ने इससे स्पष्ट रूप से इसको विस्तार पूर्वक समझाया है कि जब परिसीमन होता है तो सिर्फ एक जगह का नहीं होता है, वहां पे रहने वाले लोगों का होता है, उस क्षेत्र की आबादी का होता है, क्षेत्रफल को देखते हुए परिसीमन होता है। तो सब चीजों को देखने के बाद ही परिसीमन होता है। और आज तक जो परिसीमन हुए हैं वो भी क्षेत्रफल के आधार पर ही हुए हैं, पलायन को देखते हुए हुए हैं कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार का पलायन हुआ है, कैसा हुआ है, किस कारण से हुआ है।
तो सब चीजों की बारीकी को देखने के बाद ही परिसीमन होता है। हाथों में दही जमाने के बराबर नहीं होती है हर चीज। जिस प्रकार से विपक्ष इस चीज को लेकर निशाना साध रहा है, तो नारायण दत्त तिवारी जी का शायद वो भूल गए हैं कि उन्होंने क्या किया था। इनसे पूछा जाए, जब राज्य आंदोलनकारियों का मुद्दा था तो उनको मुंह जबानी कह दिया था बिना कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किए हुए कि तुम लोगों को आरक्षण मिल गया। और कैबिनेट में प्रस्ताव जब पारित नहीं हुआ, उसमें इतनी खामियां नजर आई, तो कितने लोगों को, कितने हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को उस समय बेरोजगार होना पड़ा जी। तो ये सारी चीजों को देख के ही हमने जो भी कदम आज तक उठाई है, भारतीय जनता पार्टी धरातल पर देखते हुए ही उठाई है जी। ठीक है हानि जी, हमारे साथ गरिमा दसानी जी भी मौजूद हैं इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों खबरें अभी तक के जरिए आपस में भी जरा बात करें। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। मेरी आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार, धन्यवाद। गरिमा जी, डिलिमिटेशन पर, परिसीमन पर चर्चा कर रहे हैं हम। इस वक्त हनी पाठक जी मौजूद हैं हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता। और डिलिमिटेशन को लेकर कहा जा रहा है कि पैरामीटर्स जो है वो क्षेत्रफल और आबादी अलग अलग इलाके के हिसाब से अलग अलग होने चाहिए। आपको क्या लगता है, वाकई ये मामला इतना गंभीर है, किस तरह से इसको सुलझाया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, एक प्रदेश में मानक तो दो नहीं हो सकते, मानक तो एक ही रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर जनसंख्या मानक हुआ तो नुकसान बहुत बड़े स्तर पर पर्वतीय अंचल को होगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर पलायन हो चुका है। और ऐसे में जनसंख्या यदि आधार होगा तो हमारी सीटें पहाड़ की सिमट जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, कम हो जाएंगी और मैदानी क्षेत्र की ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि लोगों का पलायन मैदानी क्षेत्रों की ओर हो रहा है। ऐसे में मानक दो तो नहीं हो सकते, ये तो क्लियर है। लेकिन उसका आधार जरूर जो है वो क्षेत्रफल होना चाहिए, ठीक है, ना कि जनसंख्या। मैं आप दोनों को बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ हमारे उत्तराखंड ब्यूरो हेड राव शफात अली भी बने हुए हैं। राव साहब, ओवर टू यू। दोनों प्रवक्ताएं मौजूद है हमारे साथ, आप अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, पहला मेरा सवाल हनी पाठक जी से है। देखिए हनी जी, आपने कहा कि विपक्ष विरोध कर रहा है। पहली बात तो कि विपक्ष ने कोई विरोध नहीं किया है, कोई इस पर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन यहाँ मानक की बात हो रही है कि जो परिसीमन होगा, क्या वो परिसीमन की जो नई चर्चा है, सदन में जो नया विवाद उठा है, उसको लेकर के हो रही है? और परिसीमन का जो आधार है, आप क्या मानते हैं कि जनगणना के बाद जनसंख्या का आधार हो या क्षेत्रफल आधार हो? हनी जी से मेरा सवाल है। दोनों ही चीजें होंगी। और मैंने ये नहीं कहा विपक्ष विरोध कर रहा, मैंने ये कहा है कि विपक्ष ने जो बातें रखी है उनको भी ध्यान में रखते हुए इन चीजों को देखा जाएगा। हाथों में दही जमाने के हिसाब से नहीं होगा परिसीमन। और जब प्रस्ताव वहां पर बातें करी गई हैं परिसीमन को लेकर, तो निश्चित तौर पर जनसंख्या भी आधार होगी और क्षेत्रफल भी आधार होगा। दोनों चीजों का आकलन करने के बाद ही परिसीमन होगा, और अब तक उसी आधार पर परिसीमन हुआ है। मैंने ये कहा है आपको। ठीक है गरिमा जी, अब क्योंकि एक पहले भी इस तरह की रैलियां हुई है, प्रधानमंत्री तक एक पत्र सौंपा गया था। 2024 में भी कुछ पार्टियों ने कहा था कि परिसीमन होना चाहिए। एक लंबे समय से मांग उठ रही है इसकी, लेकिन इस मांग का आधार क्या हो सकता है? जो नया विवाद है वो हो सकता है, या वाकई में जो विकास का मुद्दा है कि छोटे क्षेत्र बनेंगे तो विकास होगा? गरिमा जी, ये सवाल आपसे है राव साहब का। क्या उन्होंने पूछा कि आधार क्या हो इस मांग का, डिलिमिटेशन का, ये कि छोटे इलाकों का भी विकास हो जाएगा इस तरह से, या फिर वाकई? मैंने तो आपको मैडम अपने ओपनिंग कमेंट में ही बताया कि इसका आधार क्षेत्रफल होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या अगर परिसीमन डिलिमिटेशन का आधार बनेगा तो नुकसान पर्वतीय अंचलों को हो जाएगा, क्योंकि ये मूल अवधारणा इस राज्य को बनाने की, राज्य की स्थापना की, पृथक पहाड़ी राज्य था। इसकी मूल अवधारणा है कि हमको पृथक पहाड़ी राज्य चाहिए था, और पहाड़ी राज्य में यदि पहाड़ इसका मतलब गरिमा जी, आप विधानसभा अध्यक्षा की बात से सहमत हैं? गरिमा जी, मैं रोकना चाहूंगा। गरिमा जी, आप विधानसभा अध्यक्षा की इस बात से सहमत हैं? वो भी यही कह रही हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए परिसीमन। एग्जैक्टली, दो आधार पर। ये जो हनी पाठक कह रही है कि दोनों आधार पे होगा, ये बिल्कुल भटकानी बात है। या तो क्षेत्रफल के आधार पर होता है या जनसंख्या के आधार पर होता है। मुझे लगता है इनको इन्होंने स्टडी किया नहीं है।
कि जब भी डिलिमिटेशन होता है तो उसका मानक एक होता है, दोनों मानकों पर डिलिमिटेशन नहीं हो सकता। ऐसे में मैं सहमत हूँ, अगर विधानसभा अध्यक्ष जी ये बात कह रही हैं तो बिल्कुल डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है यहाँ उत्तराखंड में कम से कम उतावलेपन में बोल जाती है कि स्टडी करके नहीं आए हैं, स्टडी करके आए हैं, तो जरा तो सारी स्टडी के तो ज्ञानवर्धक किरण यही जाकर आती हैं। तो जरा इनको ये बताया जाए कि सभी मानकों को तय करना पड़ता है। मानकों को क्या मतलब, किसी क्षेत्रफल में एक आदमी रहता है तो उसके हिसाब से परिसीमन होगा। भाव कह लीजिए, हर चीज मानक को निर्धारित करने के बाद ही परिसीमन होता है। गरिमा जी, स्टडी करिए तो स्टडी पूरी करने की अच्छा, पूरी विद्वान तो आती हुई है व्यवस्था में। ठीक है, मानक होना चाहिए। ठीक है गरिमा जी, ठीक है। हनी जी के पास जाते हैं हम। हनी पाठक जी, आपने सुना गरिमा दसौनी जी कह रही हैं कि अगर रितु खंडूरी जी ये बात कह रही हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर हो तो वो इससे सहमत है, लेकिन आप जो कह रही हैं कि दोनों ही आधार बनाए जाने चाहिए, दोनों ही पैरामीटर्स रहने चाहिए, असल में ये कैसे होगा? मानकों को तय किया जाएगा। और जो आप बात करें, गरिमा जी भी ने ऐसा कहा तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि उन्होंने अपने कमेंट में ये भी कहा स्टडी नहीं करी। तब मैं उनको बता रही हूँ सारी स्टडी करके पूरा लेखा जोखा लेके सारी स्टडी तो पीएचडी की यही कर आती है, बाकी सब तो बच्चे हैं इनके आगे। तुम्हारे वक्तव्य तो थोड़ा शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए इनको जब भी डिबेट में आती है। मैच्योरिटी तुम्हारा अपरिपक्वता। चलिए देखते हैं कि आखिर इस बहस का अंजाम क्या होगा, किस तरह से होगा डिलिमिटेशन उत्तराखंड में, आधार और मानक क्या होंगे, ये वक्त पर छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया हनी पाठक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राव साहब आपका भी बहुत शुक्रिया इस तफसीली चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ।